हो गया सर। ओके सर, ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा देखो, बेसिकली जीएसटी क्लास है और हम लोग जीएसटी में सप्लाई समझ रहे हैं सर, सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में सप्लाई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है सर। जीएसटी में सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज क्यों, मतलब हर चीज में सवाल होना चाहिए ना, क्यों सर, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है जीएसटी, मतलब सप्लाई अंडर जीएसटी, बिकॉज जब तक हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना कि सप्लाई हुआ है, तब तक वो जीएसटी चार्ज के लिए ना हाँ या ना, मतलब जीएसटी लगाए या नहीं लगाए, जीएसटी चार्ज करे या ना करे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का जवाब एक्चुअली सप्लाई पे लगा हुआ है। मतलब अगर आपको सप्लाई नजर आता है एज पर दी जीएसटी कॉन्सेप्ट, जो लॉ में बोला हुआ है, जो शेड्यूल में बोला हुआ है, जो प्रोविजंस में बोला हुआ है, अगर वो प्रोविजन मैच करता है तभी जाके आप उसको सप्लाई मानोगे। अगर प्रोविजन मैच नहीं करता है तो आप उसको सप्लाई नहीं मानो। इसमें कुछ लॉजिकल जस्टिफिकेशंस है और कुछ गवर्नमेंट का बना हुआ रूल्स है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आपको ये रूल्स विद केस स्टडीज एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप एक जीएसटी एक्सपर्ट बन पाओ। ठीक है, जब आप किसी भी कंपनी में एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर काम करोगे या फिर अपने फार्म में काम करोगे, जीएसटी का बहुत काम है सर आज के डेट में, तो तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज एक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रोविजंस का वो नॉलेज जरूरी है सर। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से अपने आप को बिल्डअप करना चाहिए। अगर आप चार्टर्ड का एग्जाम भी देते हो, सीएस का एग्जाम देते हो, सीएमए का एग्जाम देते हो, इवन एक लॉयर भी बनते हो, तो जीएसटी का काम आजकल बहुत लोग करते हैं। बेसिकली सीएस सीएमए तो इसमें एक्सपर्ट बनता ही है, बट बहुत सारे लोग इवन आज के डेट में बीकॉम करने के बाद, इन्फॉर्म करने के बाद भी लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बन रहा है। इवन रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बनते हैं। तो फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल जिधर से देखो, प्रोविजंस का नॉलेज गैदर करना सबके लिए वाइटल हो गया, बहुत वाइटल हो गया। स्क्रीन शेयर करता हूँ और कॉन्सेप्ट में डिस्कशंस बढ़ाता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा सर कि सप्लाई अंडर जीएसटी में हम लोग बेसिकली रिसेंट कुछ क्लासेस में, पास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने सर सप्लाई का मतलब देखा, सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। ठीक है, मतलब सप्लाई विद कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ होना चाहिए, और बिजनेस में एक फर्दरेंस मैटर होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब कोई किसी को कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहा है, कोई किसी को प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहा है या सर्विस ट्रांसफर कर रहा है। अगर आप प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, सर्विस ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, रिलिंक्विशमेंट कर रहे हो, एक्सटिंग्विशमेंट कर रहे हो, इन सिंपल आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो जब भी आप ट्रांसफर करते हो, क्या उसके बदले में आप कुछ ले रहे हो, कंसिडरेशन हो रहा है क्या, क्या उसमें बिजनेस है, क्या उसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, क्या आप जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हो वो फर्दर उस प्रोडक्ट को बिजनेस करने के लिए लेके जा रहा है। अगर वो बिजनेस करने के लिए नहीं लेके जा रहा है तो फिर उसमें वो जीएसटी और नहीं लगा पाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि इसमें दो कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल है। सप्लाई में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है एंड सप्लाई में कंसिडरेशन होना जरूरी है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, लेकिन सर कुछ एक्सेप्शनल भी तो है ना, यस, एक्सेप्शनल इज ऑल्सो देयर। कुछ ऐसा भी पॉइंट्स है जहां पर हम लोग ये भी आज देखेंगे कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई माना जा रहा है, बट वी ट्रीट दोज ट्रांजैक्शन एज सप्लाई, बट देयर इज बेसिकली नो कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन का जो सप्लाई हो सकता है वो एक्सेप्शनल्स है, बट उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम लोग रिसेंटली ये वाला पॉइंट में भी बातचीत किए सर क्लास में, प्रीवियस लेक्चर्स में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ट्रेडेड एज सप्लाई। अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, फॉरेन मार्केट से सर्विस लेते आ रहे हो, फॉरेन मार्केट से सर्विस इंडिया में ले रहे हो, अमेरिका में कोई है आपका, इंग्लैंड में कोई है आपका, दुबई में कोई बैठा है आपका, उनसे कुछ सर्विस आप अगर इंडिया में बैठ के लेते हो, किसी भी तरह का कंसल्टिंग सर्विस, आर्किटेक्चरल सर्विस, अकाउंटिंग सर्विस, वट एवर सर्विस, अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, सर पॉइंट टू बी नोटेड, सर्विस अगर आप इंपोर्ट करते हो, भले ही आप उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो सर्विस लेके आप किसी और को दे रहे हो, आप वो सर्विस आपके लिए आप ले रहे हो, लेकिन अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी है
बट बिकॉज आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें जीएसटी चार्ज होगा, और इस केस में जीएसटी रिसिपेंट पे चार्ज होगा। अच्छा, रिसिपेंट पे ही चार्ज होता है, रिसिपेंट एक्चुअली उसको सप्लायर को देता है और फिर सप्लायर गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। बट जब बात इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो तो उस केस में भी रिसिपेंट क्या करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है, सॉरी जीएसटी खुद के पॉकेट से लेके डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। कलेक्शन का और कोई मैटर नहीं है, बिकॉज कलेक्ट तो सप्लायर करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर आप रिसिपेंट ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हो और आप ही रिसीव कर रहे हो तो आपको ही वो सर्विस डायरेक्टली उसका टैक्स जीएसटी गवर्नमेंट के घर में जमा करना है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा, केस स्टडीज एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया सर। इसी तरह से एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा आपसे। एक्टिविटीज क्लासिफाइड आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब कौन से एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस से पक्का माना जाता है। एक्टिविटीज नाइदर दी सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट दी सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन से एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट नहीं किया जाता। एंड देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। अगर आप ये जान जाते हो तो आप इतना समझो कि जीएसटी का आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाता है। जीएसटी का जो बेस है वो मजबूत हो जाता है अगर आपके अंदर ये सब पर्पस या इसका फंडा जो है क्लियर हो जाता है। तो चले सर, डेफिनेशंस वगैरह मैंने बताया आपको प्रीवियस, उससे पहले वाला क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास, उससे पहले लास्ट क्लास हम लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन भी जाना। फिर सेक्शन 7 के बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ है ना सर, सेक्शन 7 में काफ़ी डिस्कशन हुआ। सेक्शन 8 में भी बात करूंगा, और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 1 याद रखिएगा, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन पे बात करता है। शेड्यूल 1 जो है वो किस पे बात करता है सर, शेड्यूल 1 बात करता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग संपर्क, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ज्योति को मैंने शेड्यूल भेजना भूल गया, ठीक है सर, भेज दो। अच्छा चलो देखो, तो एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। सर अभी तक मैंने न्यू कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बताया, पुराना कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास का डिस्कशन हुआ था मैं उसको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। तो प्लीज ध्यान से देखिए कि सर मीनिंग ऑफ सप्लाई के बारे में, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में मैंने डिस्कस किया जो लास्ट वीक का डिस्कशन था। सेक्शन 8 कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई में बात होगा। एंड शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 जो है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इस पे मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। और शेड्यूल 2 जो है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड शेड्यूल 3 एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन व्हिच शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर एज सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। वाह, ये 3 पॉइंट जान जाएंगे ना, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। थोड़ा वेट कर जाओ, सेक्शन 7 में बात हुआ है, अब थोड़ा बात करना है सेक्शन 8 पे, शेड्यूल 1 पे, शेड्यूल 2 पे, शेड्यूल 3 पे। तो मैं लास्ट वीक जहां छोड़ा था मैं वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा सर, जहां मैंने लास्ट वीक आप लोगों को छोड़ दिया था, मतलब जहां से हम लोग डिसकंटिन्यू, मतलब बेसिकली क्लास ऑफ किए थे, उसके बाद से रिस्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा मैंने सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसमें मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाया था सर, कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन क्या है, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है। क्या सर याद है कि नहीं है? शिवम, ज्योति, रोशनी, बोलो सर, नील, याद है कंसिडरेशन क्या है एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है? याद होगा सर। इवन मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिया था, एक शॉपकीपर्स का एग्जांपल था पेन बेचने का, एक गुड्स फैक्ट्री से ट्रांसफर होने का एग्जांपल दिया था, बार्टर एक्सचेंज पे भी मैंने बात किया था, बार्टर लेन देन जो पुराने जमाने में होता था ना, बार्टर, ठीक है, बार्टर या एक्सचेंज, उस पर भी मैंने बात किया था। कंसिडरेशन पे स्पेशली डिस्कशन किया था कि कंसिडरेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कंसिडरेशन कब होता है और कब नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने, इस पे भी मैंने एग्जांपल दिया था। एक आपको भूषण भूषण बोल के एक जन है जो योगा संस्थान को डोनेट किया था, उसका ब्लैक बोर्ड डोनेशन का क्या ट्रांजैक्शंस माने या ना माने। दुर्गा देवी ने एक मंदिर पे अपने पापा के नाम पे एक रूम बनाया, एक घर बनाया, तो उस पर अपने पापा का नाम दर्ज किया, क्या उसको ट्रांजैक्शंस या सप्लाई माने? ठीक है, तो नहीं है सर एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब मैंने लास्ट वीक बताया था सर, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। फिर यहाँ पर एक था सर, अगर कोई आर्टिस्ट
अगर कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट एग्जीबिशंस के लिए बेचता है, क्या इसको ट्रांसफर माना जाएगा? नहीं सर, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट अगर अगर आर्टिस्ट का आर्ट सेल होता है तो उससे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिस्ट अगर अपना आर्ट को एग्जीबिशंस के लिए सेंड करता है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, बट अगर उसका एग्जीबिशंस में उसका आर्ट सेल होता है तो उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था लास्ट क्लास का। इसके बाद मैंने आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस समझाया था। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है কি সম্পদ মনে আছে কি মনে নেই বল, এগুলো মনে আছে তো? अरे संपद शिवम, अरे किसी का आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो थोड़ा सा दे दो सर, आवाज दो हमको, ना हम यहाँ हैं। ओके सर ठीक है, एक गाना है ना सर, आवाज दो हमको हम सो गए। तो मैं मुझे सोना नहीं है, आप लोग बीच बीच में थोड़ा आवाज दे देना, ठीक है? अच्छा, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में मैंने लास्ट पे एक बात किया था। इसमें बिजनेस के बारे में स्पेशल डिस्कशंस भी हुआ था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे ऋषभ बाइस कार फॉर हिज पर्सनल यूज, एंड कुछ दिन यूज करने के बाद वो कार डीलर को सेल कर दिया। तो ऋषभ जब कार डीलर को सेल करता है, क्या वो बिजनेस है? नहीं है, बिकॉज ऋषभ कोई कार का बिजनेस नहीं करता, सो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। मणिकर्णिका अपने गोल्ड बैंगल्स को आभूषण ज्वेलर्स बोल के एक दुकान में जाके सेल करता है, तो क्या मणिकर्णिका जो गोल्ड का ट्रेडर नहीं है लेकिन वो जाके ज्वेलरी को सेल करता है, तो क्या वो बिजनेस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बात किया। सुंदरम आचार्य बोल के एक फेमस एक्टर था जो अपना पेंटिंग्स वगैरह सेल करता है, ठीक है, चैरिटेबल के लिए, लेकिन क्या इसको सप्लाई मानेंगे? यस, इसको सप्लाई माना गया था एज पर सीबीआईसी रिपोर्ट। ठीक है, सो बिकॉज वो बेसिकली फेमस एक्टर है ना, वो फेमस एक्टर जो भी कर रहा है वो बेसिकली जो भी है उसमें सप्लाई माना जाएगा। सलमान खान का एग्जाम्पल में दिया था मैंने, काइंड ह्यूमन की जगह बिंग ह्यूमन। ठीक है सर, इस तरह का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके साथ बात किया, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तब हो गया था तो बहुत अच्छा, अगर ना हुआ है एक बार फिर से मतलब रिकनेक्ट करो सर। रिकनेक्ट कैसे होगा? एक बार जाओ, पुराना लेक्चर्स लो, एक बार रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, ठीक है सर? अभी जो फ्रेश टॉपिक में डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा आपके साथ कि सर एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन के बारे में बात करूंगा। मैं आपको बोला था कि कुछ ऐसा भी एक्टिविटीज है, कुछ ऐसा भी एक्टिविटी है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। सर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मानेंगे? यस सर, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन सर सप्लाई होने के लिए तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। यस, कंसिडरेशन होना जरूरी है सप्लाई होने के लिए, बट फिर भी कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट तो आता ही है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शनल है कि कंसिडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, फिर भी सप्लाई है। डिम्ड सप्लाई बोलते हैं सर इसको, ध्यान से समझिए सर, भूलना नहीं है। कंसंट्रेशन एंड पेशेंस रखिए, चीज को समझिए कि डिम्ड सप्लाई किसको बोलते हैं, डिम्ड सप्लाई का क्या रूल्स है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है। सर डिम्ड सप्लाई के लिए शेड्यूल 1 बात करता है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 इसमें बात करता है। सर क्या बात करता है? चलो सर जो भी बात करता है मैं आपको एनालिसिस देता हूँ कि ऐसा ऐसा सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में होगा बट फिर भी सप्लाई माना जाएगा। तो देयर आर इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मतलब एग्जांपल्स, ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस या सिचुएशंस देखता है सर, देखा जाता है सर, जिसमें व्हेन एन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ द सेम इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, शेड्यूल 1 के साथ इसको डिस्कस करना है। सेक्शन 7 याद रखना है। अब देखो याद, देखो सर ये याद दिला रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं सर? इस तरह का ये जैसे वोडाफोन में होता था ना, क्या बोलेंगे इसको? कार्टून। हाँ ऐसा वोडाफोन में ऐसा था ना, वोडाफोन वाले, हाँ ना, ऐसा वोडाफोन का कार्टून बता रहे हैं आपको। याद रखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रेडी विथ शेड्यूल 1, ठीक है? तो याद दिला रहा है, याद करो सर, याद करो, याद दिला रहे हैं आपको। अब क्या याद दिला रहा है सर? सर
even if the same is made without consideration, these are specifically mentioned in Schedule 1 appended to the GST Act. The same has been discussed in the subsequent paras. In the past regime, in every tax statute, consideration played the most important role for levying taxes. मतलब चाहे करंट जीएसटी हो या पुराना वैट सिस्टम हो, जो भी सिस्टम हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखे हैं, कंसिडरेशन ऑलवेज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर लिवाइंग टैक्सेस. तब टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, टैक्स एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा, इसके बेसिस में कंसिडरेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. फॉर इंस्टेंसेस, इफ एनी सर्विस वाज प्रोवाइडेड फॉर फ्री, अगर आप किसी को कोई फ्री सर्विस देते हो, सच सर्विस वाज नॉट सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स. ठीक है, ऐसा था पुराने टाइम पे कि अगर आप फ्री सर्विस दे रहे हो तो फिर उसमें सर्विस टैक्स नहीं लगता. इफ any service was provided for free to a person, such services was not subject to service tax. However, under GST, the importance of consideration has been diluted in certain cases. पुराना टैक्स सिस्टम जो इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, वैट में, सर्विस टैक्स में, जो जीएसटी का बेसिकली ओल्ड रिजिम जो था, जीएसटी का ओल्ड रिजिम क्या था, मेनली वैट एंड सर्विस टैक्स. ऐसे आपको मैं बहुत सारा टैक्स बता के आया बेसिक्स में, बेसिक्स ऑफ जीएसटी में वैट एंड सर्विस टैक्स को छोड़ के भी मैंने बहुत सारा टैक्स के बारे में बताया कि जिसको मतलब जो बेसिकली सबसम्ड होके जीएसटी के अंदर आ गया, बट मेनली वैट एंड सर्विस टैक्स था. वैट, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज का एरिया, यही मेनली टैक्स का बड़ा एरिया था. बाकी छोटा छोटा और भी टैक्सेस आपको देखा, मतलब आपने देखा. तो पॉइंट इज दैट सर, जो पुराने टाइम पे होता था कि अगर कोई अपना सर्विस प्रोवाइड फ्री में कर रहा है, फ्री टू ए पर्सन, उसमें टैक्स नहीं लगता था. बट जीएसटी ऐसा बात नहीं करता है. जीएसटी देखता है कंसिडरेशन पे चार्ज करे कि ना करे, इसको लेके जीएसटी का ना, जीएसटी लॉ में कुछ चेंजेस आया है, इसलिए बोला कि डाइल्यूटेड इन सर्टेन केसेस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिपर्चर फ्रॉम द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम. मतलब अर्लियर सिस्टम और अभी के सिस्टम में फर्क आ गया सर. फर्क तो होना भी चाहिए, चीजें समय के साथ साथ बदलते हैं, समय के साथ साथ और लॉजिकल होना चाहिए. तो जीएसटी में थोड़ा और लॉजिकल आया. तो एज पर शेड्यूल 1 इन द फॉलोइंग 4 केसेस, चलो सर जिसका इंतजार था वो आ गया. किसका इंतजार था? केसेस बताओ कि कब कब ऐसा होता है कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है. एक्टिविटीज मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. मतलब आप बदले में कुछ नहीं ले रहे हो या कुछ नहीं दे रहे हो फिर भी सप्लाई है अंडर सेक्शन 7. इसमें एक है आपका परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ए बिजनेस एसेट. परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ ए बिजनेस एसेट, मतलब बिजनेस टोटली बंद हो रहा है. परमानेंट ट्रांसफर या फिर बिजनेस डिस्पोज करना. बिजनेस डिस्पोज करने के टाइम पे क्या होता है, जिसका जो एसेट्स है वो घर लेके चला जाता है. So any kind of disposal or transfer of business asset made by an entity on permanent basis, even though without consideration, qualify as supply. However, it is important to note that this provision should apply only if input credit has been availed on such assets. सर बात को समझिए. मानो कि आपका बिजनेस है और आप अपना बिजनेस को बंद कर रहे हो. तो अगर आप अपना बिजनेस को बंद कर रहे हो, अपना पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर रहे हो, या फिर अगर आप अपना कंपनी को बंद कर रहे हो, नाउ क्वेश्चन इज दैट जब अपना बिजनेस को बंद करोगे तो बिजनेस रिलेटेड जो एसेट्स है, ठीक है, उसको भी तो जो जिसका जो एसेट्स है वो घर लेके जाएगा. तो बिजनेस जब अपना एसेट्स अपने बिजनेस के पार्टनर्स वगैरह को सप्लाई करता है, उसको सप्लाई माना जाएगा. उसको सप्लाई माना जाएगा तभी माना जा सकता है अगर उस एसेट्स पे कंपनी का इनपुट क्रेडिट है सर, आईटीसी. जैसे अगर आप मानो कि कंपनी ने कोई लैपटॉप खरीदा था, बिजनेस ने कोई एसी खरीदा था, और क्योंकि वो बिजनेस पर्पस में यूज कर रहा था, ठीक है, या फिर कोई मशीन यूज कर रहा था, लैपटॉप, एसी या फिर कोई मशीनरी. अगर वो मशीनरी लैपटॉप, एसी को आप बिजनेस पर्पस में किए थे और वो बिजनेस पर्पस में अगर आपने उसको खरीदा था तो उसका आईटीसी आप जरूर आइडेंटिफाई करोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, आई होप ये आप लोगों को याद है, क्योंकि मैंने आईटीसी तो स्पेशल क्लास में बताता हूँ. आईटीसी का जो डिटेल्स डिस्कशन होता है, आईटीसी स्पेशल क्लासेस भी हुआ है या हो, मतलब आगे जाके फिर से होगा. लेकिन मैंने जो लोग बेसिक से सिर्फ कर रहे हो, जो लोग पहले कभी आईटीसी नहीं किया, उनके लिए भी बोलूंगा कि मैंने आईटीसी के बारे में ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ जीएसटी में बात करके आया. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप किसी एसेट्स का
क्लेम करते हो तो इन दैट केस उसको सप्लाई के अंदर ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई एसेट्स आप बिजनेस बंद के टाइम पे परमानेंटली ट्रांसफर करते हो, परमानेंटली, आगे और बिजनेस ओपन नहीं होगा, होगा भी तो वो वाला बिजनेस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप अपना पुराना बिजनेस का एसेट ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन एसेट पे अगर आईटीसी क्लेम पहले से है तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा सर। देयरफॉर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज सप्लाई फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। सर क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी ए डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ट्रांसफर और डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट, आईटीसी मस्ट हैव बीन एबल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट्स। तो पर ये एक बात तो क्लियर हुआ कि यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि जिसको भी बिजनेस ने अपना एसेट ट्रांसफर किया, बिजनेस अपने मेंबर को जैसे एसेट ट्रांसफर किया, क्या बदले में जिसको ट्रांसफर किया गया उसने बदले में कुछ दिया? हेलो सर, संपद, रोशनी या जो भी हो, बात समझो सर। संपद, संपद को मेरा आवाज आ रहा है? किसको मेरा आवाज आ रहा है? शिवम को आ रहा है? टेल मी सर, कनेक्ट हो पा रहे हो आप लोग? बताओ एक बार मुझे। हेलो निशान, सर। ओके, रोशनी को आ रहा है मेरा आवाज। मान रोशनी, तेरा बिजनेस है लेकिन तू अपना बिजनेस को परमानेंटली बंद कर रहा है। तो जो बिजनेस है तेरा बिजनेस, तेरा कंपनी है, ठीक है, ओपीसी है मान, 1% कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, तू तेरा बिजनेस को बंद कर रहा है और अपने एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है खुद को या फिर बाकी कोई भी अगर ओनर है उसको, तो क्या बदले में तुम कुछ पे कर रहे हो क्या कंपनी को? परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है ना, डिस्पोज कर रहे हो है। क्या? बदले में कुछ दे रहे हो क्या? मतलब अगर मानो कि तुम अपने ही बिजनेस से अपना एसेट परमानेंटली, बिजनेस तुम्हें ट्रांसफर कर रहा है तो तुम बदले में कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हो क्या? ना। नो। लेकिन सर नॉर्मली जीएसटी क्या कहता है कि बिना कंसिडरेशन का सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसे केसेस में कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मानेंगे। क्यों? क्यों सप्लाई मानेंगे? क्योंकि एसेट पे आईटीसी है। मतलब जो एसेट आप खुद को सप्लाई किए ना सर, वो एसेट जब आपने बाई किया था बिजनेस के लिए, उस एसेट्स पे आपने आईटीसी जो भी दिया था वो आप बिजनेस पे क्लेम किए जीएसटी देने के टाइम पे। बात को समझो सर। मानो कि तुमने फ्लिपकार्ट से तुमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फ्लिपकार्ट से तुमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, बिजनेस फर्नीचर कुछ इस तरह का। अब इसका प्राइस है सर 5,999, ठीक है, 5,990 का चेयर है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, 5,990 का चेयर है, ठीक है। अब ये चेयर आपने जब खरीदा था तो इस पे जीएसटी भी दिया था आपने, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। नाउ क्वेश्चन इज दैट जब आप इस पे जीएसटी देते हो और ये बिजनेस के नाम पे ले रहे हो, मतलब आप इसको अपना बिजनेस एसेट बता रहे हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर ये आपका बिजनेस एसेट है तो इसका आईटीसी भी आप क्लेम करोगे। तो अगर इसका आईटीसी आप क्लेम करते हो तो इन दैट केस इसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन आप तब इसको क्लेम कर रहे हो, मतलब आप इसको बाद में जब अपना बिजनेस को बंद कर रहे हो तो आप परमानेंटली आप खुद को ये दे रहे हो, बट बदले में आप बिजनेस को कुछ कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो सर। बदले में आप बिजनेस को कुछ कंसिडरेशन में दे नहीं रहे हो, बट क्योंकि इसका आईटीसी आपने क्लेम करके रखा है, सिंपल सा बात है, बिजनेस इसको क्या मानेगा? सिंपल सा बात है, बिजनेस इसको क्या मानेगा? सप्लाई मानेगा। तो सर पॉइंट टू बी नोटेड, नो कंसिडरेशन पे भी सप्लाई हो सकता है। गुड इवनिंग सर। यस यस यस, नाउ नो कंसिडरेशन पे भी, विदाउट कंसिडरेशन पे भी सप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर आप अपने बिजनेस एसेट्स को डिस्पोज कर रहे हो, मतलब डिस्पोज करना मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ योर बिजनेस एसेट। आपका बिजनेस है, बिजनेस पे जो एसेट्स आपके पास हैं वो एसेट्स पे आपने ऑलरेडी आईटीसी क्लेम करके रखा। आप कभी देखिएगा जब आप लोग बिजनेस करते हो, मे बी जो लोग बिजनेस के साथ या बिजनेस फार्म के साथ जुड़े हुए हो उनको पता है, अगर आप कोई एसेट परचेस करके लाते हो ना और अगर आप उसको बिजनेस पे यूज करते हो तो क्या करते हो ना, आप नॉर्मली क्या करोगे, आप ना
उस एसेट्स को अपने बिजनेस का पार्ट मान लेते हो, और बिजनेस का पार्ट मानते हो तो फिर उसको, उसका जो भी आईटीसी है आप उसको क्लेम करते हो। ठीक है, कि मेरे पास ये एसेट्स मैंने परचेस किया, इतना मैंने जीएसटी दिया, तो फिर जीएसटी दिया तो फिर ये मेरे लिए आईटीसी बन जाएगा, और बाद में जब तुम्हारा पेमेंट आएगा तुम उसके हिसाब से क्लेम करोगे। तो लेकिन बात यही है सर कि आप यहाँ पर अपना ही बिजनेस को बंद करने के टाइम पे अपने ही एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन उसको सप्लाई तभी माना जाएगा जब अगर अगर आप उस पर्टिकुलर एसेट पे आईटीसी अवेल्ड किया तो। इन व्यू ऑफ द लास्ट कंडीशन स्टिपुलेटेड अबव, ये जो लास्ट कंडीशंस है, permanent transfer disposal of following business asset without consideration will not be covered within the para, thus will not be deemed as supply। मतलब कहने का मतलब है, in view of the last condition stipulated above, permanent transfer disposal of following business asset without consideration will not be covered within this para, will not be deemed as supply, business assets on which ITC is blocked। बात को समझे, अगर किसी बिजनेस एसेट्स पे गवर्नमेंट आईटीसी ब्लॉक करके रखा है, सर ब्लॉक्ड आईटीसी का डेटा कहाँ मिलेगा बताएंगे सर। आईटीसी किस पे ब्लॉक रहता है इसका भी डेटा है, ठीक है, कि जिसपे कौन से एसेट्स पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, है ना। मतलब ऐसा करने से ना कोई कुछ भी खरीद के लाता है और उसको बिजनेस पे इनपुट क्रेडिट के लिए क्लेम कर लेता है और अपना क्रेडिट बढ़ा देता है, और गवर्नमेंट के घर में ठेंगा हो जाता है। इतना क्रेडिट है कि अलग से सरकार के घर में पेमेंट ही नहीं जाता। तो कहने का कॉन्सेप्ट है सर, ब्लॉक क्रेडिट का एक लिस्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। जब टैक्स बताएंगे तो उस पर ब्लॉक क्रेडिट का भी एक लिस्ट भी आएगा, मैं आपको वो भी लिस्ट दूंगा कि कौन से एसेट्स पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है। तो अगर किसी एसेट पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो फिर उस पे वो आपका सप्लाई क्रेडिट नहीं होगा, सिंपल है। लेकिन अगर उस एसेट्स पे क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको सप्लाई मानेंगे। बिजनेस एसेट दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो बिजनेस एसेट्स है उसमें आईटीसी एलिजिबल है, बट बिजनेसमैन ने, रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेसमैन मतलब रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन ने आईटीसी नहीं लिया उससे। तो अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तो फिर उसको भी सप्लाई नहीं माने। तो फिर सप्लाई होने के लिए आईटीसी क्लेम करना जरूरी है। सर अगर आईटीसी, यहाँ पर एक ये एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया, फिर से एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन। अगर उस एसेट्स के बारे में गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा है एज पर गवर्नमेंट प्रोविजंस और एज पर गवर्नमेंट लिस्ट, सो देन आल्सो दिस विल बी नॉट ट्रेडेड एज सप्लाई। तो अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं होगा, और क्या। लेकिन अगर आपके एसेट्स पे आईटीसी क्लेम है तो उसको सप्लाई मानेगा और वो जीएसटी के लिए जाएगा। बोलो सर, बात समझ में आया आप लोगों को? हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं मान सकता हूं कि थोड़ा लेवल ऑफ डिस्कशन है, बट इतना भी कोई हाई फाई बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं सर। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई रॉकेट साइंस है तो फिर मैं क्या बोलूं आपको, सिंपल सा लॉजिक है सर, कि हम लोग जो पॉइंट में बात कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम यही है कि नॉर्मली सप्लाई होने के लिए, सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। बट हम लोग कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के आके पहुंचे जहां पर सप्लाई नहीं हो रहा है, सॉरी कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी सप्लाई मान रहे। तो इसमें एक कंडीशन ऐसा था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, बट दोज बिजनेस एसेट जिसपे आईटीसी अवेल्ड है। ठीक है, अगर आईटीसी अवेल्ड नहीं है या फिर एसेट पे आईटीसी ब्लॉक्ड है तो फिर आप उस पे आईटीसी क्लेम, सॉरी आप उसको सप्लाई नहीं मानते। सर बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। अगर ना है तो बोलो ना, हाँ है तो बोलो हाँ। संपद, स्नेश, ऋषभ, सर। शिवम, बोलो सर, हाँ समझ में सर। आया? ओके सर। सर जैसे मान, हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। इसके लिए तो जब कुछ भी ऐसा चीज ऐसे लेने जाने से लोग जीएसटी बिल बना के दो बोलते हैं ना। हाँ समझ गए आप। ठीक है, जो बिजनेस है ना, जो बिजनेस करता है वो जानबूझ के दुकान में जाके, मानो कि
वो इसीलिए मांगता है जानबूझ के, मतलब अच्छा बात है ना। मानो कि कई बार क्या करता है ना, घर का चीज है फिर भी जीएसटी बिल बना लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उसका बिजनेस है और वो, जैसे मानो आप घर के लिए प्रिंटर खरीद के ला रहे हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप एक प्रिंटर खरीद, ये चेयर, जैसे मानो ये चेयर आप घर के लिए लेके लेना चाहते हो, बट इसका जीएसटी बिल ला लेते हो, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बेसिकली? इसका जीएसटी बिल को लेके क्या करोगे? से फॉर एग्जांपल ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर बेसिकली आप अपने लिए लाए, घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए। बट देखो छोटा छोटा प्रॉब्लम, मतलब छोटा छोटा मैटर में ना हम लोग ऐसे करते हैं नॉर्मली, आमतौर पे। ये प्रिंटर लेते हो, इस पे जीएसटी पे करते हो, लेकिन ये पर्सनल यूज के लिए, लेकिन उसका जीएसटी को लेके आप बिजनेस में दिखा देते हो और उसका आईटीसी क्लेम कर लेते हो। थोड़ा बहुत करो, दिक्कत नहीं है। जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बड़े लेवल में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हो ना, छोटा मोटा चोरी चोरी नहीं है, चोरी करो तो बड़ा करो, और फंस जाओगे तो फंसोगे बहुत जोर से। ठीक है, तो ठीक है, ये चोरी नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है। बट हाँ, अगर ये रियली ये बिजनेस के लिए है, अगर ये रियल में ही बिजनेस के लिए है, तो जीएसटी बिल आप जरूर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप बिजनेस के लिए एसेट लेते हो, अगर आप बिजनेस के लिए एसेट बाई करते हो, उसका जीएसटी लेना, बिल लेना बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज इसको आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो अपने बिजनेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसमें भी बात करते हैं ना सर, इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में जब हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर करते हैं, वहां पर आप देखिएगा डिप्रिसिएशन के साथ आईटीसी क्लेम के बीच में लड़ाई होता है। वहां पर बताया जाता है कि अगर आप आईटीसी क्लेम करते हो तो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते हो तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। फिक्स एसेट्स पे बेसिकली चलता ही है। ठीक है, जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे फिर से, बीपी, इनकम टैक्स वैसे ही पढ़ते हैं, अभी सैलरी चल रहा है। जब हम लोग बीपी पढ़ेंगे, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप देखिएगा वहां पर ये चर्चा मैं फिर से करूंगा। बिकॉज वही कॉन्सेप्ट, बीपी इज एज पर इनकम टैक्स एंड जीएसटी एज पर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सर। ध्रुव gives old laptops being used in his business to his friend free of cost. ध्रुव बोल के कोई है जिसने अपना पुराना लैपटॉप बिजनेस पे यूज करता था, अपने दोस्त को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया। This will qualify as supply provided input tax credit has been availed by Dhruv on such laptops. ये तभी सप्लाई ट्रीट होगा अगर इस पर्टिकुलर लैपटॉप पे ध्रुव ने जब इसको खरीदा था तब उसका जीएसटी के बेसिस में आईटीसी क्लेम किया था। अगर ये आईटीसी क्लेम वाला प्रोडक्ट है, अगर ये लैपटॉप आईटीसी क्लेम वाला प्रोडक्ट है, तो ये सप्लाई होगा, भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है। पुराना जीएस वैट सिस्टम ये बताता था कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में है तो सप्लाई नहीं, बट नया रूल कुछ और बोलते हैं, जीएसटी रूल कुछ और बोलता है। भले ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हो, बट क्योंकि ये आपका कनेक्टेड है, बिजनेस के साथ कनेक्टेड है जिसका आप आईटीसी क्लेम किए थे, तो ये सप्लाई ट्रेड हो जाएगा। अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर, परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक एयर कंडीशनर डीलर हो, वो अपना मोटर व्हीकल को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर करता है। आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड, ITC on said motor vehicle is blocked. The transaction will not constitute a supply as the condition of availment of ITC on the business asset transport is not fulfilled. Point to be noted. Actual में क्या है, वो डीलर तो है एयर कंडीशनर का, गाड़ी तो वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेके आता था, वो बिजनेस का नहीं था एक्चुअल में। तो इसलिए जानबूझ के गवर्नमेंट भी क्या करता है, ब्लॉक लेवल में ब्लॉक आईटीसी का लिस्ट बना के दे देता है कि भाई आपको अपने बिजनेस एसेट्स पे आईटीसी मिल जाएगा, बट अगर आप कोई दूसरा एसेट जो बिजनेस का नहीं है, अगर गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसके लिए एक ब्लॉक लिस्ट भी बना देता है, उसका आईटीसी आपको अवेल करने नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि मोटर व्हीकल आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर करते हो, करो, नो प्रॉब्लम, बट अगर उस मोटर व्हीकल में आईटीसी ब्लॉक्ड है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये transactions will not constitute a supply as the conditions of availment of ITC on the business asset transfer is not fulfilled. So basically यहाँ पर एयर कंडीशन डीलर, एसी डीलर थोड़ा सा चालाकी करने का कोशिश कर रहा था। क्या चालाकी करने का कोशिश कर रहा था, अपने ही मोटर व्हीकल का जो आईटीसी है, जो जीएसटी पेमेंट है, उस जीएसटी पेमेंट को वो अपने क्रेडिट के लिए यूज करना चाहता था, बट गवर्नमेंट ने इस पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया। क्यों पानी फेर दिया, पूरा का पूरा बेकार कर दिया। उसने सोचा था कि मैं गाड़ी का जीएसटी को बिजनेस में क्रेडिट कर दूंगा आईटीसी में,
लेकिन नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट तो उसको ब्लॉक करके रखा है। तो अगर जिसका आईटीसी ब्लॉक है वो सप्लाई नहीं है, अगर सप्लाई नहीं है तो फिर आप जीएसटी में कैसे शो करोगे? समझ में आ रहा है लॉजिक? बोलो। बोलो सर बोलो, ये दोनों एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? यस लेकिन सर। एक है ना, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बेसिकली कर रहा था, नो कंसिडरेशन था, बट फिर भी सप्लाई हो सकता है, लेकिन उसमें आईटीसी अवेल होना चाहिए। लेकिन आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा तो फंस जाएगा, और क्या। तो सप्लाई ट्रीट करने के लिए उसमें आईटीसी अवेलमेंट को परमिट देना पड़ेगा। इवन होल्डिंग कंपनी सब्सिडी पे एसेट ट्रांसफर करता है, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस अपना होल्डिंग क्या करते हैं কিন্তু এই গাড়িটা এই গাড়িটা যদি মানে বিজনেস পারপাসে ইউজ হয় তাহলে তো এটা পাওয়া যাবে আইটিসিটা। डिपेंड करছে नॉर्मली अगर बिजनेस पर्पस में यूज होता है तो उसमें मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मेंशन करके देता है कि वो मोटर व्हीकल में ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक्ड है। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस पर्पस में यूज करते हैं उसका एक ब्लॉक लिस्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस किस चीज में आप आईटीसी ब्लॉक करके रखता है और कहाँ कहाँ उसको ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। ब्लॉक्ड आईटीसी का लिस्ट एक आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। आगे का बात करें सर, नॉर्मली आई विल डिस्कस, जब ब्लॉक लिस्ट बताऊंगा मैं बताऊंगा। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। ओके, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सर अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन पे और डिस्टिंक्ट पर्सन पे सप्लाई करते हो, मतलब आप अपना प्रोडक्ट रिलेटेड पार्टी को देते हो या डिस्टिंक्ट पार्टी को देते हो, ये पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 में बोला है। अब पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 में ये रिलेटेड पार्टी के बारे में और डिस्टिंक्ट पार्टी के बारे में क्या बोला है, ध्यान से देखो। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन or between distinct person as specified in section 25 will qualify as supply even if made without consideration provided it is made in the course of furtherance of business। ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन as specified in section 25 will qualify as supply even if made without consideration provided it is made in the course of furtherance of business। लेकिन इसको समझने के लिए आपको दो चीज पहले समझना होगा, सर रिलेटेड पर्सन कौन है और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है ना, ठीक है। रिलेटेड पर्सन कौन है और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है, अगर इसमें गड़बड़ तो उसमें गड़बड़। तो पहले ये तो जान लो कि रिलेटेड पर्सन कौन है बिजनेस में और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है। सर थोड़ा सेंस को यूज कीजिएगा। A person who is under influence of another person, a person who is under influence of another person is called a related person, like member of the same family। सेम फैमिली में इन्फ्लुएंस है ना, हस्बैंड वाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, बच्चे अपने माता पिता को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सेम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब फैमिली का मतलब क्या है वो मैं आगे दिखाता हूँ मैं। या फिर सब्सिडियरीज ऑफ ए ग्रुप कंपनी, अगर एक ग्रुप कंपनी है उसका सब्सिडियरी जो है वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो जाएगा, है ना, मतलब कोई होल्डिंग का सब्सिडियरी उसका रिलेशन में आ जाएगा। अंडर जीएसटी लॉ वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिलेटेड पर्सन हैव बीन स्पेसिफाइड। जीएसटी लॉ में वेरियस रिलेटेड पर्संस को आइडेंटिफाई किया गया, स्पेसिफाई किया गया, बिकॉज ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत भयंकर हो सकता है जीएसटी में। मतलब अगर कोई इसको मिसयूज करना चालू करे तो गवर्नमेंट का तो हो जाएगा हवा टाइट। The term related person has been defined in explanation to section 15। The said definition has been depicted by way of diagram। देखो सर क्या डायग्राम बताता है, याद रखना है कि किसको किसको रिलेटेड पार्टी के अंदर रखा जाता है। person including legal person are deemed as related person if such persons are officers or director of one another's business। मतलब आप मेरे बिजनेस में ऑफिसर हो, मैं आपके बिजनेस में डायरेक्टर हूँ, ठीक है। मेरे बिजनेस पे मैं डायरेक्टर हूँ और इसी बिजनेस में आप ऑफिसर्स हो, वन अनदर बिजनेस ऑफिसर्स और डायरेक्टर।
अगर एक दूसरे का बिजनेस को ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स पोस्ट में कोई होल्ड करता है तो वो भी रिलेटेड पर्सन है। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। अगर आप लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हो, लीगली मतलब आपके बीच में पार्टनरशिप साइन हुआ है, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। A third person controls, owns or holds directly or indirectly। अगर कोई थर्ड पार्टी है बट उसका बिजनेस में 25% से ज्यादा वोटिंग स्टॉक है या शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम है। या तो वोटिंग स्टॉक है, वोटिंग स्टॉक मतलब जितना शेयर है आपके पास, मतलब कंपनी में जब वोट होता है टोटल वोट का 25% काउंटिंग सिर्फ आपके वोट पे आ जाता है, इसको बोलता है वोटिंग स्टॉक। ये हम लोग पढ़ते हैं ना सर, ये कंपनी लॉ के अंदर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में, कंपनी लॉ में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में जब हम लोग वोट पढ़ते हैं, वोटिंग को पढ़ते हैं, वहां पर बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कैसे डिसाइड हो जाता है। ऑर्डिनरी शेयर्स, स्पेशल वोटिंग पावर वाला शेयर्स है ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, वहां पर यह सब चीज बताया जाता है। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स और ओन्स और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25% से ज्यादा वोटिंग स्टॉक और शेयर्स और बोथ ऑफ देम। या तो शेयर होल्ड करता है या तो वोटिंग स्टॉक होल्ड करता है या दोनों होल्ड करता है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर, मतलब जो दोनों पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। अब ये यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बताया, बट आप समझ लो कि ऐसा कैसा कंट्रोलिंग हो सकता है। जैसे रिसेंट बंगाल पॉलिटिक्स खबर है ना सर आप लोगों को, बहुत बड़ा एकदम मतलब रॉ न्यूज अब निकल रहा है, क्या क्या जो बात हो रहा है भगवान जाने, ऐसा सब सच्चाई हो रहा है। आज तो सर मिनिस्ट्री से भी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने हटा दिया। हाँ सर, ये क्या हो रहा है, हटाने का क्या है, पूरा 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 गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को हट जाना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को हट जाना चाहिए, ये एक आम आदमी का सोच बता रहा हूँ सर। हाँ, सारा का सारा लोग एकदम टॉप टू बॉटम सब कनेक्टेड है सर। हाँ, क्या सर नहीं है, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर नहीं है क्या, क्या लगता है आप लोगों को कि सिर्फ जो दोनों के बीच में आप खबर देख रहे हो सिर्फ वही लोग कनेक्टेड है, सब कोई कनेक्टेड है, टॉप टू बॉटम सब कनेक्टेड है। आई होप समझ गए। अब पॉलिटिकल चर्चा नहीं करेंगे सर, बस आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर। क्लियर है बात। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। बस इतना ही तो समझना है और क्या, बस प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल चारों तरफ क्या हो रहा है वो देखते रहो, जो देख रहे हो उसको कनेक्ट कर लो, दिमाग की बत्ती जला लो और क्या, चुपचाप छोड़ के चले जाओ भाई, फिर से वोट करो, देखते हैं पब्लिक के दिमाग में कुछ ठीक ठाक से बैठता है कि नहीं बैठता, कौन कौन सब आ जाता है सर। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स again both of them, such person together control a third person, such persons are member of the same family, one of them is the sole agent, sole distributor, sole concessionary of the other। ये कंसेशनरी का मतलब कंसाइनर कंसाइनी होता है ना रे बाबा, ठीक है, मतलब एजेंट है बेसिकली, एजेंट जो होता है, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनरी ऑफ द अदर। बेसिकली एजेंट, कंसाइनी बेसिकली कंसाइनर कंसाइनी एजेंट के काम हिसाब करते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी हो गया, ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी में जब सप्लाई होता है, अगर विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो उसे भी सप्लाई ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वही बोला था कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन की एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ, डिस्टिंक्ट पर्सन भी देख लेते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। Distinct person specified under section 25. Before we go through the statutory provision of distinct persons, let us first have an overview of the registered provisions for better understanding of the concept of distinct person. Detailed in-depth analysis of registration provisions contains registration chapter में basically distinct persons के बारे में डिटेल्स में बोला हुआ है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, अंडर जीएसटी लॉ अ सप्लायर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, पॉइंट टू बी नोटेड सर। जीएसटी लॉ में एक सप्लायर को स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट or union territory from where he makes a taxable supply provided his aggregate turnover exceed a specified threshold limit, ठीक है।
Thus, he is not required to obtain registrations from a state or union territory from where he makes non-taxable supply. ठीक है, आपको इस concept is that since registration of GST, since registrations of GST is PAN based, once a supplier, ध्यान से सुनो सर बात को, since registrations of GST is PAN based, once a supplier is liable to register, जैसे ही उसका लिमिट क्रॉस कर जाता है टर्नओवर का, हम लोग बेसिक में पढ़ के आए, he has to ऑब्टेन, किसी का 20 लाख, किसी का 40 लाख, है ना, नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा कम 10 लाख 15 लाख का रेंज है, मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वगैरह का, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी हैं, ठीक है, हिमाचल वगैरह. Now, since registration is GST is PAN based, once a supplier is liable to register, he has to obtain registrations in each of the states or Indian territory in which he operates and makes a taxable supply. जहां जहां आप taxable supply करोगे वहां वहां आपको register करना पड़ेगा under the same PAN. Further, he is normally required to obtain single registration in a state or union territory. However, where he has multiple places of business in a state or union territory, he has the option either to get a single registrations और टू गेट ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन. मतलब एक रजिस्ट्रेशन करो, पूरा भारत में अप्लाई करो, या फिर हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन बनाओ फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इन सिंपल टर्म्स. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशंस whether within the same state or union territory or different states or union territory are considered as distinct person. मतलब एक ही इंसान सेम बिजनेस करता है, लेकिन उसका अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगह में अलग अलग है तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे. इंसान वही है, बात को समझे. आपका बिजनेस इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल में भी है, आपका बिजनेस नॉर्थ ईस्ट में भी है, आपका बिजनेस महाराष्ट्र में भी है, लेकिन सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है. तो आप क्या मानोगे, आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बन जा रहा है सर, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा. वेयर ए पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी as another establishment in a different state or union territory, these establishments are considered as establishment of distinct person. I hope आपको समझ में आया सर. हाँ सर. Yes sir. है ना. হ্যাঁ, কিন্তু এবারে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ধরুন একটা ব্রাঞ্চ আছে, ওয়েস্ট Yes. বেঙ্গলে একটার জন্য একটা রেজিস্ট্রেশন, আরেকটা ব্রাঞ্চ আছে সেটার জন্য আলাদা রেজিস্ট্রেশন, জিএসটি নাম্বার যদি থাকলো, তাহলেও তো সেটাকে ডিস্টিংক্ট পার্সন কি বলা যাবে? Yes, 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 you can say that. Example के लिए आप ये देख सकते हो, Mohan, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. He has also obtained registration in the state of West Bengal in respect of his newly opened branch office. Mohan shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi. Now question is that जब ये distinct person के बीच में सप्लाई होगा, they are not related party. इसको related party नहीं बोल सकते, related person नहीं बोल सकते, distinct person बोल सकते हैं. बट ये सप्लाई भी विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, बिकॉज सेम पर्सन का ही है ना, तो उसे भी सप्लाई माना जा सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना. तो ये है बेसिकली रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन का डिफरेंस. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो अगेन मैं फिर से पॉइंट पे आ गया जहां से स्टार्ट किया था. सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन. जब कोई सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में हो या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, प्रोवाइडेड, एक बात यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, बट अगर वो बिजनेस के फर्दरेंस के लिए है तभी जाके हम उसको सप्लाई मानेंगे. अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं है. मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, मोहन जिसका दिल्ली में भी ऑफिस है, ठीक है, जिसका दिल्ली में भी ऑफिस है और वेस्ट बंगाल में भी न्यू ब्रांच ओपन किया. अगर कोई सर्विस मोहन दिल्ली ऑफिस कोलकाता ऑफिस को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट वो सर्विस प्रोवाइड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब सर्विस लेके किसी और को देना है ऐसा नहीं है, तो फिर उस सर्विस को सप्लाई नहीं काउंट किया जा सकता. ठीक है. तो बेसिकली मानो कि किसी का दिल्ली में ऑफिस है, वहां से कोई गुड्स कोलकाता में आ रहा है, किसी और को बेचना है, मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए.
जब तक वो बिजनेस पर्पस में ना हो तब तक वो सप्लाई नहीं। दैट इज द पॉइंट। जब तक बिजनेस पर्पस एस्टेब्लिश ना हो कि भाई सर्विस लेके क्या करोगे, फर्दरेंस करना है कि नहीं करना है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, मतलब उसको यूज करके किसी को सर्विस देना है। दिल्ली ब्रांच का कोई सर्विस कोलकाता ऑफिस लेके किसी और को सर्व कर रहा है, बदले में पेमेंट ले सकता है ना। लेकिन इनके बीच में जो सर्विस हुआ है वो विदाउट कंसिडरेशन, मतलब दिल्ली ऑफिस ने कोलकाता ऑफिस को जो सर्विस दिया वो विदाउट कंसिडरेशन दिया। बट कोलकाता ऑफिस जिसको सर्व करेगा वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब उसमें कंसिडरेशन फीस फिर से आ जाएगा। देन इन दैट केस दिस विल ट्रीटेड एज सप्लाई, बिकॉज डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है या रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है। तो ये एक अनदर पॉइंट था समझने के लिए कि सर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, पैरा 2 of schedule 1, supply of goods or service or both between related person or between distinct person as specified in section 25 will qualify as supply even if made without consideration provided it is made in the course of furtherance of business. Simple. मैं समझो सर, समझो, समझना है। जीएसटी या टैक्स जो भी है, इनकम टैक्स, अंडरस्टैंडिंग का चीज, कॉन्सेप्ट का चीज। डोंट मगअप करो समझ के, रीड करो समझ के, बिना समझ के क्या पढ़ो, मत पढ़ो, उससे अच्छा है पढ़ाई बंद करो। बिना समझ के पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल भूलोगे, समझ के पढ़ोगे आज पढ़ोगे कल शायद भूल जाओगे, लेकिन पढ़ने से फिर से याद भी आ जाएगा। किसी का मेमोरी उतना तेज नहीं है, अगर किसी का मेमोरी उतना तेज नहीं है तो शायद वो भूल जाए। जैसे मेरा मेमोरी बहुत लूज है, जानते हो ना, मैं पढ़ता हूँ समझता हूँ फिर भूल जाता हूँ। लेकिन एक चीज है, अगर एक बार पढ़ के समझ में आ गया था ना तो फिर बाद में याद आ जाता है। मेरा मेमोरी उतना तेज नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जब समझ गया तो बाद में बहुत काम आएगा। फिर से देखो तो फिर से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना तो फिर आप कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जैसा बोलते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो इस बात को समझो सर, अभी नहीं तो कभी नहीं। रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन के बीच में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसेस क्या, एमएस, मिस प्रिया, हाँ मिस प्रिया, ठीक है। मिस प्रिया hold 30% share of ABC Limited and 35% shares of XYZ Limited. Now, ABC and XYZ are related. तब कोई एसोसिएशन है इनके बीच में, जॉइंट वेंचर है, या फिर ABC और XYZ सब्सिडियरी होल्डिंग है, जो भी हो इनके बीच में रिलेशन है। तो प्रिया का शेयर ABC में भी है, XYZ भी है, तो ये रिलेटेड पर्सन हो गया ना। हेलो, अगर इनके बीच में कुछ भी सप्लाई हुआ तो रिलेटेड पर्सन हो गया ना। यस और नो, बोलो सर, यस और नो। Yes, sir. Q Limited has a deciding role in corporate policy. Q Limited का corporate policy में deciding role है। Operation management and quality control of R Limited. Operation management जो लोग CMA का पढ़ाई करते हो उनको मैम के पास वही पढ़ना पड़ता है। Operation management, quality control, ये सब कहाँ होता है? तो ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में होता है सर। तो CMA वाले जो लोग होते हैं ना सर, उनको ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत रोल प्ले होता है। Now point is that Q Limited has a deciding role in corporate policy, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड। कॉर्पोरेट पॉलिसी में भी उनका रोल प्ले है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी रोल प्ले है, क्वालिटी कंट्रोल में भी रोल प्ले है। किसका? आर पे। आर किस तरह से कॉर्पोरेट पॉलिसी बनाएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, सब कुछ डिसाइड क्यों करेगा। तो हम लोग ऐसे यहाँ से बोल सकते हैं that Q Limited controls R Limited। हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि Q Limited and R Limited are related। इसको समझने के लिए बहुत एग्जाम्पल है। जैसे मानो रिसेंटली जोमेटो ने ब्लिंकिट को लिया, खबर है आप लोगों को? हेलो,
जोमेटो ब्लिंकिट डील खबर है या नहीं? ब्लिंकिट के बारे में जानते हो ना आप लोग? अरे सर, ग्रॉफर्स, ग्रॉफर्स जिसका पुराना नाम ग्रॉफर्स है, the food delivery platform that is Zomato set to acquire Blinkit for 4447 crore in all stock deal, सारा का सारा 100% deal. Food delivery platform Zomato Limited proposal to acquire Blinkit, a quick commerce company, was approved by its shareholders according to BSE filing. Among the votes polled, about 97% were in favor, 97% shareholder favor किया, मतलब जो मेजर shareholder है. Zomato is set to acquire Blinkit for 4,447 करोड़ में Blinkit को खरीदा है. In all मतलब in an all stock deal, it will acquire 33,000 equity shares of Blinkit and allot up to 62.85 crore fully paid up equity shares at 70.76 scrip to Blinkit shareholders. Now concept is that यहाँ पर तो पूरा का पूरा शेयर ही ले लिया. अब Blinkit का मैनेजमेंट कैसे चलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ग्रॉफर्स, जो पुराना ग्रॉफर्स है अभी Blinkit है, आप मुझे बता दो कि ब्लिंकिट कैसे परफॉर्म करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? जोमेटो डिसाइड करेगा. तो जब ऐसा होता है ये तो 100% डील है. बिग बास्केट एंड टाटा, बिग बास्केट क्या लिखा है? टाटा एंटरप्राइज कितना है? टाटा डिजिटल बाई 64% स्टेक इन बिग बास्केट, मेजोरिटी स्टेक है. तो अगर टाटा का बिग बास्केट में, तो दोनों ही देखो, एक ग्रॉफर्स था एक बिग बास्केट था, ग्रोसरी डिलीवरी का दो ऑनलाइन जायंट था, एक में टाटा का इन्वेस्टमेंट है, दूसरे में रिसेंटली जोमेटो ने इन्वेस्टमेंट किया. अब टाटा ने बिग बास्केट को कितने में खरीदा था मुझे याद नहीं है, 64% स्टेक में लिया था. ये थोड़ा सा पुराना डील है, थोड़ा पुराना डील है सर, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट तो याद नहीं है, बट इतना याद है 64% स्टेक है. তাহলে बोलो बोलो. স্যার তাহলে তো স্যার টাটার বিগ বাস্কেট যদি 64% স্টেক থাকে তাহলে তো হোল্ডিং হয়ে গেল না, টাটারই তো হোল্ডিং হয়ে গেল. यस यस 64% मतलब ऑलमोस्ट होल्ड, हाँ ऑलमोस्ट होल्डिंग ही है. 51% ওভার হলেই তো স্যার হয়ে গেল 50% ওভার মানে. यस 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 ठीक है. Big Basket board has approved the deal earlier this week. That Tata Digital has infused primary capital of 200 million in the grocers at a post money valuation of $2 billion. जिसका वैल्यूएशन 2 बिलियन है, टाटा ने 200 मिलियन डाला. और बिग बास्केट में जो बाकी शेयर होल्डर था, जिसमें एक था आपका अलीबाबा ग्रुप, जो बेसिकली चाइना का अपना जैक मा का बिजनेस था. ठीक है. द डील वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. सर आप लोगों में से जो लोग सीए फाइनल या सीएस ग्रुप 2 मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 पढ़ते हो, या सीए फाइनल में पढ़ाई करोगे, या सीएमए फाइनल पढ़ोगे, तो आपको ना ये लॉ पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. बहुत इंटरेस्टिंग है. इकोनॉमिक लॉ बोल के एक लॉ आएगा, इकोनॉमिक लॉ, इसमें आपको ये सब लॉ पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ये सब डील होता है, कंपटीशन कमीशन कैसे कंट्रोल करता है, दिस थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग. रिसेंटली जो रिलायंस के साथ बिग बाजार का मतलब अमेजन वर्सेस बिग बाजार का जो इतना मारपीट हुआ, वो भी कंपटीशन कमीशन देख रहा था. तो बेसिकली ये कंपटीशन है, और कंपटीशन एक्ट कैसे काम करता है, सो वेरी डिटेल्स लॉ. जब आप लोग इकोनॉमिक लॉ का क्लास करोगे, उसमें कंपटीशन लॉ पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा सर. ऐसे अगर आप यहाँ पर देखते हो बिग बास्केट का फाइनेंशियल्स, तो बिग बास्केट का फाइनेंशियल्स कुछ ऐसा है. ये डील अप्रैल में हुआ था सर, आई थिंक दिस ईयर अप्रैल, क्या यस मोस्ट प्रॉब्ली, या लास्ट ईयर, मुझे याद नहीं आ रहा है. रेवेन्यू एंड लॉसेस देखो, इतना रेवेन्यू 611 करोड़ का लॉस, इतना रेवेन्यू 572 करोड़ का लॉस. ठीक है. ये आपका सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड और इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड, दो बिग बास्केट का फाइनेंशियल एरिया है रेवेन्यू एंड लॉस का. दो ब्रांड नेम से चलता है. Grocery is one of the largest components of individual consumption baskets in India and Big Basket is India's largest e-grocery. Yes, ग्रोफर से भी थोड़ा बड़ा है. ठीक है. यहाँ पर जाओगे तो आपको थोड़ा डिटेल्स जानने का मौका मिलेगा. ठीक है. बाकी आप लोगों का काम है, आप देखो कि क्या हुआ था. जितना जानो कम पड़ जा रहा है ना सर. ठीक है. कितना सुंदर बनाया.
टाटा का बिजनेस के अंदर बिग बास्केट का एंट्री। अरे वाह, इमेज ही बहुत कुछ बता देता है, मानना पड़ेगा। फाइनेंशियल नॉलेज के साथ अगर ऐसा कार्टूनिस्ट बन जाते हो, क्या बोलेंगे वो, कार्टूनिस्ट बोलते हैं क्या, डेटा एनालिस्ट, जो भी बोलो यार, मजा आ गया देख के, इमेज देख के मजा आ गया मुझे। आप लोगों को मजा आया इमेज देख के? मेरे को इमेज देख के बड़ा मजा आया। ओके ठीक है सर, आई होप नाउ क्लियर। कुछ किताबी बात भी हो गया, कुछ रियल लाइफ बात भी हो गया। अब क्या, लिस्टिंग पर्सन भी मैंने समझा दिया, मोहन का एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और listing person registered office in Delhi and registered branch office in West Bengal. Further, where a person who has obtained is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment as an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. एक है, ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हो। ऋषभ एंटरप्राइज, a registered supplier owns an air conditioned restaurant in Virar. विरर कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में सर। ठीक है, अभी ग्रेटर मुंबई का पार्ट है विरर। मैं गया था एक बार एक्चुअली विरर, इसलिए मुझे विरर याद है। यहाँ पर एक मंदिर है सर पहाड़ के ऊपर, नाम है सर जिब्दानी माता टेम्पल, बहुत सुंदर सा जगह है। तो ठीक है चलो, तो ऋषभ एंटरप्राइज, a registered supplier owns an air conditioned restaurant in Virar in Maharashtra near Mumbai basically. It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand. It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand for trading of alcoholic liquor for human consumption. Okay. Since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is a non-taxable supply, मतलब जीएसटी के अंडर नहीं है बेसिकली, ठीक है, इसलिए नॉन टैक्सेबल कहा जा रहा है एज पर जीएसटी। स्टेट वैट लगता है ना। तो ऋषभ एंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन registrations with respect to the same in Uttarakhand. In this case, air conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop, though unregistered in Uttarakhand, shall be treated as establishment of distinct person. Supply by Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop in course of furtherance of business, even without consideration, will qualify as supply. But story clear है? कहानी कुछ क्लियर है सर? बोलो, नहीं है तो फिर से समझाएंगे। मतलब मानो कि आपका महाराष्ट्र के बिरर में एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है, और आपने एक लिकर शॉप ओपन किया उत्तराखंड में, जहां पर आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेल कर रहे हो। नाउ सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीएसटी नहीं लगाया जाता उसमें उत्तराखंड में। ऋषभ एंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम इन उत्तराखंड। अब इसके लिए आपको उत्तराखंड में, क्योंकि नॉन टैक्सेबल है, तो आपको उत्तराखंड में लिकर बेचने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। In this case, air conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop जो ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, मतलब आपको अलग से रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है, shall be treated as establishment of distinct person, मतलब इसे भी डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा, भले ही आपको उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज उत्तराखंड में लिकर बेचना नॉन टैक्सेबल है एज पर जीएसटी, उसमें स्टेट वैट लगता है। तो यहाँ पर बात क्या है, एक जगह पे आप अनरजिस्टर्ड हो और एक जगह पे आप रजिस्टर्ड हो, फिर भी आपको डिस्टिंक्ट माना जाएगा। एक जगह पे आप रजिस्टर्ड हो, एक जगह पे आप अनरजिस्टर्ड हो, फिर भी आपको डिस्टिंक्ट माना जाएगा। यही बात यहाँ पर बोला है, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment as an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. भले ही आपका दो जगह में रजिस्ट्रेशन ना हो, only you have a registration in Maharashtra, but you don't have to do registration in Uttarakhand, but still यही माना जाएगा कि ये भी एक डिस्टिंक्ट पर्सन का ही है। सो क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन का है, इसीलिए
आप तो मतलब बेसिकली विदाउट कंसिडरेशन दोगे ना, आप ही का है। तो सप्लाई बाय महाराष्ट्र रेस्टोरेंट उत्तराखंड शॉप, महाराष्ट्र रेस्टोरेंट से उत्तराखंड शॉप में जो भी सप्लाई होगा इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस even without consideration will qualify as supply because Maharashtra registered in Maharashtra but liquor shop Uttarakhand unregistered। इसका मतलब यह क्यों अनरजिस्टर्ड है? बिकॉज वो जीएसटी में नहीं आता। बट फिर भी इसे एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा और जो भी विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। थोड़ा स्टोरी डिफरेंट था बट क्या क्लियर हुआ यस सर। सबको? हाँ, Yes, बोलिए। sir. नील, रोशनी, संपत, बोलो सर। ऋषभ, হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। दादा स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई। अनदर पॉइंट, जब हम लोग स्टॉक ट्रांसफर करते हैं या ब्रांच ट्रांसफर करते हैं उसे भी सप्लाई मान सकते हैं, बट वो भी विदाउट कंसिडरेशन होता है। इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस, इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन बिजनेस दैट वन ब्रांच सप्लाई सर्विस टू अनदर ब्रांच, है ना, ऑफ सेम एंटिटी विदाउट कंसिडरेशन। आपका ही ब्रांच है, आप अपने ब्रांच से दूसरे ब्रांच में दोगे, पैसा लोगे क्या? नहीं ना, कॉमन प्रैक्टिस है। Similarly, goods are transferred among different units of same entity free of cost. For instance, distribution of samples manufactured in a factory to different branches, or transfer of goods from factory to depot, showroom for sale, therefrom, from one warehouse to another warehouse, from one branch to another branch. Where the demand of the goods is higher, these transactions are transferred as self-supply. और ये without consideration होता है। Under GST, these transactions undertaken without consideration will also qualify as supply. जो नॉर्मल जीएसटी रूल्स के खिलाफ है सर। जीएसटी रूल क्या बताते हैं? नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? कंसिडरेशन नहीं हो रहा है फिर भी जीएसटी सप्लाई मान रहा है। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी लगाते हैं। प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट लोकेशन विथ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। डिफरेंट लोकेशन विथ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन of same legal entity as these transactions are between distinct persons or establishment of distinct persons। बात समझे? या तो डिस्टिंक्ट पर्सन का एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे वो हमारा उत्तराखंड और महाराष्ट्र वाला एग्जांपल, या फिर दिल्ली वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोलकाता वाला ऑफिस। दोनों एग्जांपल आपने देखा, दोनों में से कोई कुछ भी एक होना चाहिए। बट पॉइंट इज दैट कि स्टेट चेंज होना जरूरी है। ठीक है, अगर स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो उसमें स्टेट भी चेंज हो रहा है, इसको सप्लाई माना जाएगा। डिफरेंट लोकेशन बेसिकली मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट लोकेशन मतलब स्टेट चेंज होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आप अलग करते हो। वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन एक रजिस्ट्रेशन से, बिहार का दूसरा रजिस्ट्रेशन से, तो लोकेशन चेंज हो जा रहा है। नाउ पॉइंट इज दैट अगर सेम स्टेट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है तो भी माना जाएगा सर। ठीक है, तो भी उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। আচ্ছা, সেম স্টেটের মধ্যে মানে একটাই রেজিস্ট্রেশন নেওয়া আছে, এবার উইদাউট কনসিডারেশনে ধরুন একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় সাপ্লাই হলো, তখন কি সেটাকে সাপ্লাই বলা যাবে? সেম স্টেটের মধ্যে দেখুন, সেম স্টেটের মধ্যে যদি আপনার একটা রেজিস্ট্রেশন আছে আপনি অন্য জায়গায় ব্রাঞ্চ বানাতেই পারেন। ঠিক আছে, যদি সেই ব্রাঞ্চটার আলাদা করে কোনো রেজিস্ট্রেশন না থাকে তাহলে ওটা সেম পার্সনের এস্টাবলিশমেন্ট মনে করা হবে, মানে এই পারপাসে চলে আসবে, ডিস্টিংক্ট পার্সন এস্টাবলিশমেন্ট হয়ে যাবে। আরেকবার বলুন, লাইনটা কেটে গেল, আরেকবার বলুন। আমি বলছি কি ধরুন আপনার কলকাতাতে একটা ব্রাঞ্চ আছে, ওটা রেজিস্ট্রেশন আছে, আপনি দুর্গাপুরে রেজিস্ট্রেশন করেননি। ঠিক আছে, आप দুর্গাপুরে রেজিস্ট্রেশন করেননি কিন্তু ওখানে ব্রাঞ্চ আছে, কিন্তু আপনি ওখানে উইদাউট কনসিডারেশনে সাপ্লাই করছেন। ঠিক আছে, তো আপনি যদি উইদাউট কনসিডারেশনে কলকাতা ব্রাঞ্চ থেকে দুর্গাপুর ব্রাঞ্চে সাপ্লাই করছেন তাহলে এটা কি মানবো আমি? এস্টাবলিশমেন্ট অফ ডিস্টিংক্ট পার্সন মানবো, কিন্তু সেপারেট জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নেই, একটাই জিএসটি রেজিস্ট্রেশন আছে, ওটাও সেম কনসেপ্টে আছে, মানে ওটাকেও সাপ্লাই মানবো যদি লোকেশন আলাদা, যদি লোকেশন আলাদা। ঠিক আছে, কলকাতা থেকে কলকাতার মধ্যে, কলকাতার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যদি যায়, প্রথম কথা ওরকমটা চট করে কেউ করে না,
আর করলে ওটাকে ওভাবে সাপ্লাই মনে করা হয় না। অনেকে গোডাউন আছে, গোডাউন থেকে শোরুমে পাঠাচ্ছে, তো ওটাকে কি সাপ্লাই বলা যাবে? যখন একটা লম্বা লোকেশন হবে, এই एग्जांपलটা দেখুন একটু ক্লিয়ার হবে। ये एग्जांपल देखिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। Raghuveer Fabric transfer 1000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi. Point to be noted. रघुवीर फैब्रिक क्या किया, ट्रांसफर करता है 1000 शर्ट्स अपनी ही फैक्ट्री से, जो फैक्ट्री कहाँ है, लखनऊ पे है। लखनऊ मतलब यूपी का कैपिटल, एंड रिटेल शोरूम कहाँ है उसका, दिल्ली, जो भारत का कैपिटल, सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर, ताकि प्रोडक्ट दिल्ली से सेल हो जाए। द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुवीर फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। अब फैक्ट्री कहाँ रजिस्टर्ड है, जहां जहां वो लोकेटेड है। फैक्ट्री रजिस्टर्ड है लखनऊ पे एंड रिटेल शोरूम रजिस्टर्ड है दिल्ली में। ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, लेकिन बदले में मतलब रघुवीर अपने लखनऊ फैक्ट्री से दिल्ली में जो दे रहा है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा है। नो डाउट कौन अपने दुकान में कंसिडरेशन लेके सप्लाई करेगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कंस्टिट्यूट सप्लाई, बिकॉज वो वही माना जाएगा कि सेम पर्सन का डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लीगल एंटिटी है। तो दीज आर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, दीज आर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, यही होगा। अनदर एग्जांपल, अब ये स्टॉक ट्रांसफर, बेसिकली ये क्या ट्रांसफर हुआ, स्टॉक ट्रांसफर हुआ। However, transfer between two units of legal entity under single registrations apparently within same state. आपका ही कॉन्सेप्ट आ रहा है नॉर्मली? अभी आपने पूछा ना कि सेम स्टेट के अंदर, हाँ हाँ है ना, सेम स्टेट के अंदर सर अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, मेरा एक ही रजिस्ट्रेशन से है, क्या उसको सप्लाई मानेंगे? Two units of a legal entity under a single registration apparently within the same state not be considered as supply. This can be understood with the help of following examples. इसलिए मैं आपको बोला थोड़ा वेट कर जाइए, एग्जांपल बताएंगे, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। स्टेट चेंज होने से जो कॉन्सेप्ट होता है ना, स्टेट के अंदर सेम कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। तो ये वाला जो एग्जांपल था, दिस इज द फैक्ट्री ऑफ लखनऊ और ये आपका शोरूम इन दिल्ली, ठीक है, फैक्ट्री इन लखनऊ एंड शोरूम इन दिल्ली, जिसको डीम्ड सप्लाई मान लिया गया, विदाउट कंसिडरेशन हुआ। बट नाउ अनदर एग्जांपल, रघुवीर फैब्रिक्स 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन कानपुर। अब लखनऊ और कानपुर में डिस्टेंस है ना सर, कितना डिस्टेंस है लखनऊ और कानपुर में? 150 किलोमीटर मोस्ट प्रोबेबली, अगर किसी को पता होगा। लखनऊ और कानपुर में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 150 मोस्ट प्रोबेबली। कानपुर इज द बिग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा शहर है, और लखनऊ इज द कैपिटल सिटी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से उत्तर प्रदेश की कैपिटल, सॉरी से देखते हैं, लखनऊ से कानपुर चलेंगे हम। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर क्या है? लखनऊ। ऐसे आप लोगों को पता है लखनऊ का मतलब क्या है? लखनऊ मतलब एक्चुअली ये लखन का नगरी है सर। लखन मतलब राम का भाई लखन, दैट इज वाई नेम इज लखनऊ, ठीक है। ऐसे सुनने में लगता है कोई उर्दू टर्म है, बट नहीं, दिस इज लखन, लखन का नगरी, जैसे नाम है लखनऊ। ये देखो, ये है लखनऊ, ये है कानपुर, देख रहे हैं सर, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लखनऊ से कानपुर का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। कानपुर कहाँ जाना है? कितना है सर? 90 किलोमीटर। सर किलोमीटर से भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये मेनली था कि क्या ये सेम स्टेट में आता है? ऐसे तो किलोमीटर वाइज दोनों स्टेट में चेंजेस हो ही सकता है, बट क्या ये सेम स्टेट में आता है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। यस, दोनों ही यूपी में आता है। तो चलो समझ लेते हैं अभी। 1000 शर्ट्स फ्रॉम लखनऊ फैक्ट्री टू कानपुर शोरूम,
and same can be sold from there. It has been taken one registration in the state of Uttar Pradesh, declaring Lucknow factory as its principal place of business and Kanpur showroom as its additional place of business. Since no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom is same state under single registration does not constitute supply. I hope now concept is fully clear. नील, नवनील, हाँ, सर। रोशनी, बोलो सर। ठीक है, अब जो यूपी के लिए है वो बंगाल के लिए भी आप सोच सकते हो। कोलकाता टू दुर्गापुर, कोलकाता टू सिलीगुड़ी, ठीक है, कोलकाता टू रांची हो जाएगा तो डिस्टिंक्ट पर और वो सप्लाई ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। बट कोलकाता टू सिलीगुड़ी सिंगल रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री से बस शोरूम में आ रहा है, सप्लाई ट्रीट नहीं होगा। सप्लाई ट्रीट नहीं होगा तो इसमें एक सुविधा ये है सिंगल स्टेट के अंदर, जीएसटी का झमेला से आप बच जाओगे। चार्ज ऑफ जीएसटी में बात करेंगे सर, अब ये सब चीज पे समझ आ गया। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में गुड सप्लाई हो रहा है, in terms of the definition of related person given above, employer and employee are also related person. However, service provided by an employee to the employer in the course of in the relation to its employment are not treated as supply. याद रखिएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन मतलब रिलेशन रिलेटेड पर्सन है, बट एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयमेंट में जो सर्विस अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सप्लाई नहीं है सर, उसमें जीएसटी नहीं लगता। मतलब मानो कि कोई एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करता है, अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया और उसमें जीएसटी चार्ज करेगा क्या? हाँ, कि सर्विस टैक्स और सरकार को जमा करेगा? नहीं सर, वो नहीं है, ठीक है। तो यह बात का याद रखिएगा। शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डिस्कस्ड, इसके बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे। और सर अनदर कॉन्सेप्ट, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, दिस इज द कॉन्सेप्ट सर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट प्रोवाइड करता है तो आजकल होता है ना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, बिकॉज एम्प्लॉय बिना एम्प्लॉय कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है एम्प्लॉय के बिना एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं। जैसे एम्प्लॉयर के बिना एम्प्लॉय कुछ नहीं, वैसे एम्प्लॉय के बिना एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं। बंगाली में एक बहुत सुंदर एक कहावत है, बोले कि तुम्ही छड़ा आमी जानो मोनी हरा फोनी, सुना है कभी आप लोग? ठीक है, तुम्ही बिना आमी जानो मोनी हरा, मतलब ऐसा है कि मतलब एम्प्लॉय के बिना एक एम्प्लॉयर कुछ कर ही नहीं पाता। एक दिन अगर सुबह सुबह ऑफिस खोलते हैं और एम्प्लॉय नहीं आता है तो क्या हालत होता है कब बिजनेस का, ठीक है। इवन जो झाड़ू मारता है ना, स्वीपर नहीं आता ना, तो ओनर का दिमाग गर्म हो जाता है कि कौन झाड़ू लगाएगा, साफ कौन करेगा, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगा। तो वट एवर पॉइंट इज दैट कि एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट प्रोवाइड करता है उसमें क्या जीएसटी आएगा क्या? मतलब बेसिकली उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए गिफ्ट? क्वेश्चन। Proviso to para 2 of schedule 1 provides that the gift up to 50,000 in the value in a financial year by an employer to an employee. एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मानो 22-23 या 21-22, जो भी फाइनेंशियल ईयर लेना चाहो, एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को 50,000 तक का कोई गिफ्ट देता है, will not be treated as supply of goods or service or both. However, gifts of value more than 50,000 made without any consideration are supply and are subject to GST when made in the course of furtherance of business. और ये जो भी दे रहा है बिजनेस के लिए ही दे रहा है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्यों? मतलब वो अच्छा काम करेगा, गिफ्ट दे रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। बात समझ रहे हो ना? The term gift has not been defined in the GST law. In common parlance, gift is made without consideration. Normal common sense क्या कहता है? Common parlance या common sense में gift is made without consideration and is a voluntary in nature and is made occasionally. रोज रोज गिफ्ट नहीं मिलता। It cannot be demanded as matter of right. गिफ्ट में कभी राइट नहीं आता आपका कि मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, मेरा अधिकार था, नहीं, गिफ्ट में कभी अधिकार नहीं होता, ठीक है। By the employee and the employee cannot move a court of law for obtaining a gift. अगर आपको एम्प्लॉयर गिफ्ट नहीं देता है तो आप कोर्ट पे नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे आप लोग टैक्स में, सैलरी में पार्क्विजिट्स पढ़ते हो, पार्क्विजिट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब इसमें फर्क देखो सर, अभी मैंने आपको क्या बोला कि सर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो प्रोवाइड करता है, मतलब कहने का मतलब है जब एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो बदले में उसको सैलरी मिलता है,
एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जो सर्विस देता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जो सर्विस देता है वो जीएसटी में नहीं आता। बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहा है, अच्छा पार्क्विजिट सैलरी का पार्ट है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, पार्क्विजिट एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मैंने रिसेंटली सैलरी क्लास में बोला, जो लोग सैलरी का क्लास लाइव कर रहे हो आजकल उनको पता है, रिसेंटली बोला कि पार्क्विजिट आपको कंपनी की तरफ से एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, गिफ्ट का कोई ऐसा बात नहीं है सर। अब कैसा होता है सैलरी मतलब पार्क्विजिट्स, जैसे कंपनी ने आपको कार दिया, कंपनी ने आपको ग्रोसरी खरीदने के लिए वाउचर दिया, देता है ना, अमेजन वाउचर, बिग बाजार वाउचर, ठीक है, सोडेक्सो वाउचर, ठीक है, ट्रैवलिंग वाउचर, क्या क्या सब देता रहता है कंपनी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। As already discussed, service by an employee to the employer in the course or in relation to his employment is outside the scope of GST. Neither supply of goods nor supply of service, but it follows therefrom that the payment made by the employer to the employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and the employee will not be subject to GST. Ministry of Finance has clarified in press release that if service such as membership of a club या फिर कोई बड़े रेस्टोरेंट में किसी भी तरह का सर्विसेज जो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर, द सेम विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। ये पार्क्विजिट्स है, ये कंपनी की तरफ से पार्क्विजिट्स है। द सेम वुड होल्ड ट्रू फॉर फ्री हाउसिंग टू द एम्प्लॉइज व्हेन द सेम इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको फ्री हाउसिंग क्या होता है, आरएफए रे बाबा, आरएफए रेंट फ्री एकोमोडेशन, सैलरी में पढ़े हो आप लोग, नहीं पढ़ा तो देख लो एक बार सैलरी का रिसेंट क्लासेस, रिसेंट लाइव क्लास देखो, आपको आरएफए का डिटेल्स पता चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड लेक्चर। तो इस तरह का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये सब पार्क्विजिट्स का पार्ट है और ये जीएसटी के अंदर नहीं आता और ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो भी कॉस्ट है ये बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी है, एंड एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, तो गिफ्ट और पार्क्विजिट्स का फर्क समझे। अगर कंपनी आपको पार्क्विजिट्स नहीं देता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल है सर, ठीक है, लेकिन गिफ्ट नहीं देता है तो कोर्ट में नहीं जा सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि ये कहाँ कहाँ कितना तरह का कंसिडरेशन का खेल चल रहा है और सप्लाई कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। प्रिंसिपल एजेंट के बीच में भी होता है, प्रिंसिपल अपना सप्लाई गुड सप्लाई करता है एम्प्लॉय को, सॉरी एजेंट को, supply of goods by a principal to his agent without consideration where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal is considered as supply. Similarly, supply of goods by an agent to his principal without consideration where the agent undertakes to receive such goods as behalf of the principal is considered as supply. Point which merit consideration in this regard is as follows. Only supply of goods and not supply of service is covered here. ये जो एजेंट का बात है ना सर, यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात किया गया, सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पर कवर नहीं किया गया। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो सप्लाई। द सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट एंड वाइस वर्सा वुड देयरफॉर रिक्वायर कंसिडरेशन टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड thus to be liable to GST। सर ये क्या हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट एंड द वाइस वर्सा वुड देयरफॉर रिक्वायर कंसिडरेशन। सप्लाई ऑफ सर्विस पे कंसिडरेशन जरूरी है to be considered as supply। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है तो कंसिडरेशन होना चाहिए और उसमें तभी वो सप्लाई मानेगा और तब वो लायबल टू जीएसटी बन जाएगा। बट गुड्स के बीच अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में गुड्स का सप्लाई हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी सप्लाई माना जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। सर्विस सप्लाई प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कंसिडरेशन के बेसिस में ही होना चाहिए, बट गुड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। In order to determine whether a particular principal agent relationship falls within the ambit of the para 3 of schedule 1 as I discussed above or not, the deciding factor is whether the invoice for further supply of goods on behalf of principal is being issued by the agent or not. Point to be noted. Invoice किसका है? मतलब अगर प्रिंसिपल के इनवॉइस पे माल सेल हो रहा है तो एजेंसी चल रहा है। Whether the invoice for the further supply of goods, जब मानो कि कोई एजेंट
से फॉर एग्जांपल दिल्ली का कोई प्रोडक्ट आप कोलकाता में बेचना चाहते हो, दिल्ली में आपका प्रिंसिपल है और एजेंट आप कोलकाता में हो, लेकिन जिसके लेटर हेड में, जिसके इनवॉइस के नाम पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो लेटर हेड किसका है, वो इनवॉइस किसका है? अगर इनवॉइस प्रिंसिपल का है तो आप एजेंट का ही काम कर रहे हो। अगर इनवॉइस चेंज हो रहा है तो गड़बड़ है, कुछ मतलब गड़बड़ नहीं है, सिचुएशन बदल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, द क्रूशियल point is whether or not the agent has the authority to pass or receive the title of the goods on behalf of the principal. इसमें ये पॉइंट समझना जरूरी है कि बिल किसका है, इनवॉइस किसका है। Whether the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, then any provision of goods from principal to the agent would fall within the fold para 3 above. That is, invoice for further supply to customer will be issued in the agent's name. However, where the invoice is issued by the agent to the customer in the name of principal, such agent shall not fall within the ambit of para 3 above. And similarly, where the goods being procured by the agent on behalf of the principals are invoiced in the name of the agent, then further provision of said goods by the agent to the principal would be covered in para 3 above. मतलब यहाँ पर हमें तीन चीज समझना पड़ेगा सर, कि क्या ये एजेंट अपने नाम पे काम कर रहा है या प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट आएगा, आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लैरिटी होगा सर, ठीक है, कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एग्जांपल मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 3-4 एग्जांपल्स है, फिर डेल क्रेडियर एजेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल अभी बताता हूँ और फिर डेल क्रेडियर एजेंट के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। एक एग्जाम्पल सुन के जाओ और बाकी एग्जाम्पल घर पे थोड़े गो थ्रू करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसी पॉइंट से कंटिन्यू करूंगा। अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। अनमोल भोलू को बोला कि भाई मार्केट से कुछ प्रोडक्ट जुगाड़ कर। भोलू आइडेंटिफाई वेरियस सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल। अनमोल को जो प्रोडक्ट चाहिए भोलू वो जुगाड़ करा एंड आस्क द सप्लायर भोलू टू सेंड द गुड्स एंड टू इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। क्या बोला? अनमोल भोलू को अपॉइंट किया, मतलब यहाँ पर कौन प्रिंसिपल है? क्या लग रहा है? प्रिंसिपल अनमोल है, भोलू एजेंट का काम कर रहा है। सर्टेन गुड्स मार्केट से उठाओ, उसके लिए भोलू क्या किया? सप्लायर्स ढूंढा हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल, जो अनमोल को चाहिए था उसको भेजा एंड सप्लायर को बोला, ठीक है, सप्लायर कौन है? गोलू, ठीक है, सप्लायर कौन है? गोलू। सप्लायर गोलू को बोला सेंड द गुड्स एंड टू इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। गोलू को सेंड करो और इनवॉइस भी अनमोल को सेंड करो। गोलू कौन है? सप्लायर है, जिसको कौन ढूंढा? भोलू ने ढूंढा। इन दिस सिनेरियो भोलू इज ओनली एक्टिंग एज प्रोक्योरमेंट एजेंट and has in no way involved himself in the supply or receipt of the goods. वो सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट एजेंट है, जुगाड़ी एजेंट, ठीक है। इसको करने के लिए अनमोल उसको पेमेंट करेगा, लेकिन सप्लाई में भोलू का कोई पिक्चर नहीं है, ना तो वो सप्लाई कर रहा है, सप्लायर तो गोलू है और रिसिपेंट तो अनमोल है। Hence, in accordance with the provision of this act, Volu is not an agent of Anmol for the supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. This is the point, sir. यही बात मैं तब से करना चाहता हूँ। ये जो प्रिंसिपल एजेंट का केस है, बिल किसके नाम पे हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे यहाँ पर बिल अनमोल के नाम पे हुआ, सप्लायर भोलू है, भोलू बस प्रोक्योरमेंट एजेंट के लिए काम कर रहा है। ऐसा लोग होता है सर, जैसे आप लोगों को पता है कि आई डोंट नो, जैसे क्योंकि मेरा फैमिली ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा बाजार में हम लोगों का फैमिली बिजनेस है सर, ट्रांसपोर्टिंग का, लॉजिस्टिक का, किसी किसी को पता होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सर मैं बचपन से देखता हूँ इसके बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ लोकल में, मतलब मैं जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ उस एरिया से मैं बहुत लोगों को देखता हूँ। वो लोग क्या करता है, जैसे मानो कि मेरा जो ट्रांसपोर्ट तो है बड़ा बाजार कोलकाता में, बट जहाँ जहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है, जैसे कोलकाता से एक सर्विस देता है आपका मिदनापुर में, ठीक है, मेरा ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट का नाम है BMTC, बेल्ला मिदनापुर ट्रांसपोर्ट। देखते हैं दिखाते कि नहीं गूगल। बड़ा बाजार में है, गूगल लिस्टिंग मैंने तो नहीं किया, बट पुराना है ना,
क्या डेल्टा उल्टा निकल रहा है, जो भी हो छोड़ो, ट्रांसपोर्ट देख के भी फायदा नहीं है। बड़ा बाजार का ट्रांसपोर्ट क्या है, छोटा सा ऑफिस होता है और लाइन लगा के ट्रक खड़ा रहता है। तो बेसिकली जो मेरा ये हम लोगों का जो फैमिली बिजनेस है BMTC, ये बेसिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है। कहाँ कहाँ करता है, मिदनापुर टाउन में करता है, खड़गपुर टाउन में करता है, और यहाँ पर एक मेरा जो नेटिव टाउन है झाड़ग्राम, ठीक है, वहाँ पर एक छोटा सा शहर है मानिकपाड़ा बोल के, वहाँ पर करता है। और यहाँ पर दीघा के पास एक टाउन है सर, बेल्ला बोल के, नाम सुने होंगे, मे भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है, बेल्ला नाम सुना आप लोगों ने? कभी दीघा रूट में जाओगे तो बेल्ला होके जाना पड़ता है, ठीक है, मतलब ये भी एक रूट है। तो बेल्ला, खड़गपुर और मिदनापुर, ठीक है, ये मेनली 3 सिटी है, टाउन है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सामान लेता है। मैं जो आजकल और भी जगह में करता है, बट मैं नहीं संभालता सर, लेकिन इतना मुझे पता है खड़गपुर में देता है, झाड़ग्राम में देता है, बेल्ला में देता है, और आपका मिदनापुर टाउन में देता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कुछ लोग ऐसे हैं जो झाड़ग्राम से हैं। अब देखो, झाड़ग्राम से कोलकाता करीब करीब 200 किलोमीटर। अब ये लोग 200 किलोमीटर दूर में जो जिनका मानो दुकान है, ठीक है, कोई मानो ग्रोसर्स है, ग्रोसरी वाले। अब ये क्या करता है, इसका कोई प्रोक्योरमेंट एजेंट है, उसको भेज देता है कोलकाता। बड़ा बाजार आता है प्रोक्योरमेंट एजेंट, भोलू जैसा कोई, ठीक है, भोलू जैसा कोई आता है कोलकाता में, आके बड़ा बाजार से सामान लेता है और दुकानदार को बोलता है कि भाई बेल्ला ट्रांसपोर्ट में दे दो, और बेल्ला ट्रांसपोर्ट उसको झाड़ग्राम में घर पहुंचा देता है। तो बेसिकली बेल्ला ट्रांसपोर्ट या BMTC जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टर है, उसका यहाँ पर सप्लाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है, वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, बट मेन सप्लायर कौन है, जो बड़ा बाजार का दुकानदार है, ठीक है, ग्रोसरी का होलसेलर। और रिसिपेंट कौन है, झाड़ग्राम में बैठा हुआ, झाड़ग्राम या खड़गपुर टाउन में बैठा हुआ, खड़गपुर KGP टाउन में बैठा हुआ दुकानदार, वो रिसिपेंट है। तो भोलू कौन था, भोलू बेसिकली प्रोक्योरमेंट एजेंट था, वो मेन एजेंट नहीं था, ठीक है। तो भोलू का एक्चुअली सप्लाई में एज पर GST लॉ कोई पिक्चर नहीं है। भोलू इज जस्ट अ प्रोक्योरमेंट एजेंट। ऐसा एजेंट बहुत सारे बड़े शहर से, जमशेदपुर से भी बहुत लोग आता है, ठीक है, जमशेदपुर के साथ भी कनेक्शन है, ठीक है। हम लोग का ट्रांसपोर्ट जमशेदपुर नहीं देता है, बट मैं जानता हूँ जमशेदपुर का भी बहुत सारे लोग, क्योंकि सेम लाइन में आता है। तो एक्चुअली सेम ट्रेन में जमशेदपुर का लोग चढ़ता है, फिर वो झाड़ग्राम पहुंचता है, फिर खड़गपुर होके कोलकाता पहुंचता है। तो ये एक बचपन से एक आदत सा हो गया देखने का ट्रेन में और बस में, कि जमशेदपुर का लोग, मिदनापुर का लोग, खड़गपुर का लोग, झाड़ग्राम का लोग कोलकाता आते हैं, सामान खरीदते हैं और ट्रांसपोर्ट में देते हैं, और वो ट्रांसपोर्टिंग होता है। ये एक बिजनेस चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये मैं बचपन से थोड़ा देखता हूँ। तो ऐसा प्रोक्योरमेंट भोलू जैसा एजेंट बहुत है, बट क्या GST लॉ इसको सप्लायर के अंदर मानेगा? नहीं, ठीक है। तब क्वेश्चन इज दैट सर किसको मानेगा फिर, सर किसको मानेगा? इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इनवॉइस के बारे में बताऊंगा, और फिर जाके बाकी एग्जाम पे क्लैरिटी करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से एजेंट होने से आप सप्लायर का पार्ट बनोगे और GST के अंदर आ जाओगे, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाता है, फिर नेक्स्ट क्लास मैंने आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, फिर आपको मैं कुछ कंपनी की तरफ से जो ऑफर दिया जाता है, फ्री ऑफर सैंपल, ठीक है, उसका क्या सप्लाई के साथ कनेक्शन है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस के हिसाब से एकदम प्रॉपरली माना जाता है, और ऐसा कौन सा सर्विस है जिसको मतलब बेसिकली नॉन सप्लाई माना जाता है, नॉन सप्लाई अंडर GST सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8। ये कुछ पॉइंट अगर आप समझ जाते हो, फिर लास्ट में बचा रहता है कॉम्पोजिट GST एंड मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8। बस इतना जान लोगे तो GST में आपका एकदम बेस बन जाएगा सर। सप्लाई समझ जाओगे, GST पे बेस बन जाएगा। GST एक्सपर्ट बनने के लिए सप्लाई समझना बहुत बहुत जरूरी। आजकल कंपनी में सिर्फ GST एक्सपर्ट चाहिए होता है। आप अच्छे से चार्टर्ड करो, अच्छे से CS करो, अच्छे से CMA करो। अगर कंपनी में GST का काम होता है ना, चाहे आप अगर मानो आप बिग 4 में जाते हो, PwC में जाते हो, या फिर बड़े बड़े कोई भी चार्टर्ड फर्म में जाते हो, कॉस्ट फर्म में जाते हो, GST का काम इज ऑलवेज देयर। तो अगर GST में आपका पकड़ है ना, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, मैं अभी से आपको बोल देता हूँ। अभी आपके ऊपर है, बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे, बाकी आप जानो। बस इतना बोलूंगा, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, जो घर पे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ उसको घर पे पढ़ो। एग्जाम के लिए रेडी होना सिर्फ नहीं है, मार्केट के लिए रेडी होना है।
इकोनॉमिकली रेडी होना है। एग्जाम छोटा सा हिस्सा बन जाएगा सर, एग्जाम इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंस मत दिया करो, अपने आप को थोड़ा बड़ा लेवल में सोचो। बड़ा सोचोगे छोटा अचीव करना इजी हो जाएगा। आप लोगों का पर्पस एग्जाम क्रैक करना है क्या जिंदगी में? सर वो तो बस रास्ते में निकलने का एक छोटा सा स्टेज है। एग्जाम क्रैक करने के लिए थोड़ी ना आए सर, दुनिया में क्या करने आए? सिंपल बात बोलो, सरवाइव करने आए। जब से पैदा हुए हैं, जब तक माँ बाबा ने संभाला तब का बात अलग, क्योंकि वो माँ बाबा का संभालना था, पेरेंट्स संभाल। जब पेरेंट्स का साया हाथ से चला जाएगा क्या करना पड़ेगा? सरवाइव करना पड़ेगा। सर्वाइवल कैसे बेस्ट हो सकता है? नॉलेज पे। जिसके पास स्किल है वो बेस्ट सर्वाइव करेगा, जिसके पास स्किल कम है उसको सर्वाइव करने में दिक्कत होगा। और ये जो कुछ भी आप सीख रहे हो ये सब क्या है? सर्वाइवल स्किल्स है। एग्जाम पास करने का आप समझ रहे हो सर, एग्जाम पास तो एक छोटा सा बात है, बस नाव है, नाव इस पार से उस पार जाने का नाव है एग्जाम। लेकिन आपका पर्पस उस पार जाने वाला है, तो उस पार के बारे में सोचो और एग्जाम के नैया को छोटा सा एक नाव की तरह समझो। आप गंगा के इस किनारे हो, गंगा के उस किनारे जाना है। कैसे जाओगे? पढ़ते रहो, जानते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लिख लिख के पढ़ा करो, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को नोट डाउन करो, समरी नोट्स बनाओ खुद का। और मैथ के अंदर से जितना क्वेश्चंस है आपके इंस्टीट्यूट के मैथ, आपके स्कैनर्स, एमटीपी, आरटीपी, जो भी आपके पास अवेलेबल क्वेश्चंस है वहां से सारा का सारा टॉपिक वाइज रिलेटेड क्वेश्चंस को छान मारो, लिख लिख के किया करो। और जैसे वीकली एग्जाम में अरेंज कर रहा हूँ, मेरे से यहाँ पर आके एग्जाम देके जाओ। कोई कोई आता है, जो नहीं आ पाते वो घर पे मैं एग्जाम का क्वेश्चन शेयर करता हूँ, घर पे बैठ के एग्जाम दो। बट प्लीज डू दिस, क्या करो सर, ठीक है? ऐसा करोगे रेगुलर बेसिस में तो सक्सेस तभी आता है, ठीक है? बी सीरियस अबाउट योर करियर। इसका मतलब हंसना खेलना बंद नहीं, बट बी सीरियस अबाउट योर करियर। डोंट टेक इट फनी वे। फनी ठीक है, फन इज ओके, बट इतना भी फन नहीं होना चाहिए जो हर चीज मतलब आधा अधूरा हो जाए। बस सर आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करते हैं, ठीक है सर? टाटा सर, गुड नाइट। गुड नाइट। राक्षी ओके सर।